नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, ये आज बायोलॉजी का क्लास 9 हम लोग करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का हम लोग आज क्लास 9 कर रहे हैं। आज हमारा क्लास 9 हो रहा है। इसके पहले हम लोग क्लास 1 से लेके 8 तक को देख चुके हैं। तो पिछले क्लास में मैंने दोस्तों आप लोगों को विटामिन के बारे में बताया था। ठीक है, किसके बारे में बताया था? तो विटामिन के बारे में मैंने आप लोगों को पूरा बताया था, जो कि पोषण चैप्टर से था। तो आज से हम लोग अपने पढ़ाई की जर्नी को थोड़ा चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में जैसे हम लोग स्टार्ट कर लेते थे, जो भी चैप्टर या जो भी टॉपिक पढ़ाना होता था उसे पढ़ाते चले जाते थे। लेकिन आज से हम लोग इसमें क्या चेंजिंग करेंगे कि पहले जो प्रीवियस क्लास में पढ़ाए गए हैं उस प्रीवियस क्लास के कुछ क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, पहले प्रीवियस क्लास के जो भी क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग जो भी पढ़े हैं पीछे उसको अगर एक बार रिवीजन 5 मिनट के लिए अगर करते जाएं तो उससे हमारा पकड़ मजबूत होते चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर नया टॉपिक को पढ़ेंगे। फिर लास्ट में नया टॉपिक ख़त्म होने के बाद फिर मैं 2 से 4 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आप लोगों को जवाब देना है। तो इस प्रकार से हम लोग ये नए सिरे से आज से क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले जो मैं क्लास नंबर 8 में जो मैंने बताया था विटामिन के बारे में बताया था, तो चलिए एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी। और इसका सिद्धांत किसने दिया था? हॉपकिंसन और फंक ने दिया था। 2 प्रकार का विटामिन देखे, एक जल में विलय अर्थात घुलनशील और एक जल में अघुलनशील। जल में जो घुलनशील विटामिन था वो था हमारा विटामिन बी और सी, और जल में जो अघुलनशील या वसा में घुलनशील जो विटामिन था वो था हमारा विटामिन ए, डी, ई और के। इसके बाद हम लोगों ने सारे विटामिन्स को एक एक करके देखा, जिसमें विटामिन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल था। ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता था? तो ये गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता था, और ये हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था। इसकी कमी से जो रोग होता था, कौन सा रोग होता था? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता था या नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं। और एक होता था जीरोप्थेल्मिया। क्या होता था? जीरोप्थेल्मिया रोग होता था, जो कि इसमें हमारी आंखें सूख जाती है। ठीक है, और इसका निर्माण हमारा लीवर में होता था। विटामिन ए का निर्माण कहाँ होता था? तो लीवर में इसका निर्माण होता था। इसके बाद हम लोगों ने देखा विटामिन बी। विटामिन बी में भी बहुत सारे टाइप थे, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, इस तरह से बहुत सारे टाइप थे। तो आप लोग बताइए कि धान की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता था? तो धान की भूसी में विटामिन B1 पाया जाता था। यह क्या करता है? भूख बढ़ाने में सबसे सहायक विटामिन कौन सा होता है? तो विटामिन B1 होता है। भूख बढ़ाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन B1। ठीक है, वसा तथा प्रोटीन के पाचन में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो वसा तथा प्रोटीन के पाचन में विटामिन B2 सहायक होता है। और B2 का रासायनिक नाम क्या था? तो B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन था। ठीक है, राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम था। अब आती है पीला विटामिन। पीला विटामिन किसे कहते हैं? तो पीला विटामिन विटामिन B2 को ही कहा जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता था? तो बेरी बेरी। ठीक है, तो विटामिन B2 की कमी से जो होता था वो हो जाता था किलोसिस, होठों के किनारे पे पड़ना, ग्लोसाइटिस, मुंह में छाले होना, ये सब B2 की कमी से होता था। और B1 की कमी से बेरी बेरी होता था। अच्छा, अब बताया जाए कि सपनों को लंबे समय तक कौन सा विटामिन याद रखता था? तो सपनों को लंबे समय तक विटामिन B6 याद रख पाता था। और बालों की झड़ने से कौन सा विटामिन रोकता था? तो वो था विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या था? तो बायोटिन विटामिन B7 का रासायनिक नाम था। साइनोकोबाल्मिन
या ब्लू विटामिन किसे कहा जाता था? तो B12 को साइनोकोबाल्मिन या विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन या ब्लू विटामिन कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने देखा विटामिन सी। जितने भी साइट्रस फ्रूट है, जितने भी खट्टे फ्रूट है, साइट्रस फ्रूट, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है और इसे एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, घाव वगैरह को भरने में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो चेरी में, उसके बाद आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। इसके बाद था विटामिन डी। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? तो सनलाइट। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स कौन है? तो सनलाइट है। ठीक है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम हो गया। किसकी कमी से नपुंसकता आती है? तो विटामिन ई की कमी से। विटामिन ई की कमी से नपुंसकता रोग आती है और विटामिन ई को क्या कहते हैं? तो टोकोफेरॉल कहा जाता है। इसके बाद एक विटामिन था फिनोक्विनोन अर्थात विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ठीक है, रक्त का थक्का जो होता है ये नहीं जम पाता और इसमें कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें सहायक होता है, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायक होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी इसमें सहायक होता है ये रक्त का थक्का जमाने में। ठीक है, और इसमें कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के है। तो ये हो गया हमारा प्रीवियस क्लास का रिवीजन हो गया। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग ये जंतु उत्तक अर्थात उत्तक चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उत्तक टिश्यू को कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा क्लास 9 है और इसमें हम लोग उत्तक को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे साथ जो रिवीजन किए, अगर इस रिवीजन में लगभग अगर सभी के सभी क्वेश्चन के जवाब दे दिए तो आपकी तैयारी मैं आशा करता हूं कि अच्छी है। लेकिन अगर आप जवाब नहीं दे सके तो प्लीज़ आप लोग फिर से उस वीडियो को देखिए, उस नोट्स को अच्छे से पढ़िए जिसे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, और उसके बाद अपना MCQ वगैरह लगाइए उस चैप्टर से और उसके बाद अपनी तैयारी को अच्छी और सुनिश्चित ढंग से कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तक को। देखिए, ये आप लोग जानते हैं कि मैंने ये नोट्स बनाया है और इसी नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और ये नोट्स मैंने खान सर का जो सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके थी, जिसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इसी से ये नोट्स बनाया है। अभी मैंने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की है। इसके बाद बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री इनकी सीरीज स्टार्ट करूँगा, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। तो आप लोग इसके पहले के वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग से प्लीज़ गुजारिश है कि आप लोग इसके पहले के वीडियो को भी देखें और इस क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जंतु उत्तक के बारे में। सबसे पहले बात आती है कि उत्तक है क्या। तो कोशिकाओं के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। और उत्तक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक के अध्ययन करना को क्या कहते हैं? तो उत्तक का अध्ययन करना कहलाता है हिस्टोलॉजी। और उत्तक है क्या? तो उत्तक कोशिकाओं का एक समूह है। उत्तक का निर्माण किससे होता है? तो उत्तक का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, और हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो उत्तक का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? तो ये हुआ बायकॉट को। ठीक है, बायकॉट को फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो उत्तक का निर्माण प्रोटीन से होता है। उत्तक कोशिकाओं का समूह है। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं और फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी बायकॉट को कहते हैं। अब देखिए, कार्य एवं संरचना के आधार पर उत्तक के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तक के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला है उपकला उत्तक, दूसरा है संयोजी उपकला उत्तक,
तीसरा है पेशी ऊतक और चौथा है तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक, संयोजी उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम लोग एक एक करके सभी ऊतक के बारे में देखेंगे। तो पहला ऊतक है उपकला ऊतक। यह ऊतक क्या करता है, अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। ये कहाँ वृद्धि करता है, तो जो भी ऊतक पाए जाते हैं उन सभी के ऊपर ये वृद्धि करता है। और इसमें जो है रुधिर कोशिका, ठीक है, अर्थात ब्लड सेल, किसका, तो ब्लड सेल का अभाव होता है, अर्थात ब्लड सेल इसमें नहीं पाया जाता है। तो उपकला ऊतक में ब्लड सेल का अभाव होता है और इसमें जो पोषण होता है वो विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा इसमें पोषण होता है। इसके पहले जो मैंने क्लास में एक बार और बताया था कि विसरण के माध्यम से किसका पोषण होता है, तो आप लोग को अगर पता होगा तो विसरण के माध्यम से किसका पोषण होता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि विसरण के माध्यम से किसका पोषण होता है। तो विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा उपकला ऊतक का पोषण होता है और ये हमारे पूरे शरीर के भार का 10% बनाता है। ठीक है, उपकला ऊतक जो है हमारे शरीर के भार का पूरा 10% भाग उपकला ऊतक होता है। भ्रूण में, अर्थात भ्रूण जो होता है, भ्रूण में सबसे पहले बनने वाला जो ऊतक होता है वो कौन सा होता है, उपकला ऊतक होता है। भ्रूण का मतलब हो गया जब मतलब कि बच्चा बनना तैयार होता है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, भ्रूण। तो जब स्टार्टिंग होता है तो उसमें सबसे पहला जो ऊतक बनता है वो उपकला ऊतक बनता है। और शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन है, उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक जो होता है वो क्या होता है, अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है। उपकला ऊतक में किसका अभाव होता है, तो इसमें रुधिर कोशिका का अभाव होता है। उपकला ऊतक का पोषण कैसे होता है, तो विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा इसका पोषण होता है और यह पूरे शरीर के भार का 10% भाग बनाता है। भ्रूण में सबसे पहले जिस ऊतक का निर्माण होता है वो उपकला ऊतक है और यह शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। दूसरा है हमारा संयोजी या उपकला ऊतक। यह ऊतक शरीर के भार का 30% भाग बनाता है। कितना बनाता है, तो यह पूरे शरीर के भार का 30% भार बनाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है सरल संयोजी ऊतक और दूसरा होता है आलंबी या कंकाली ऊतक। तो सरल संयोजी ऊतक में भी 3 प्रकार, वायवीय ऊतक, वसीय ऊतक, 4 प्रकार का होता है। वायवीय ऊतक, वसीय ऊतक, श्वेत ऊतक और पीत ऊतक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें वायवीय ऊतक जो होता है ये अंगों के भीतर जो भी खाली जगह होता है उसको भरता है। तो अंगों के भीतर के खाली जगह को भरने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो वायवीय ऊतक। देखिए वायवीय का सिंपल सा है कि जैसे ये 2 ऊतक हो गया, इसके बीच में ये एयर गैप हो गया, तो इस एयर गैप को भरने का कार्य कौन करता है, तो जो वायवीय ऊतक होता है ये भीतर के जो खाली जगह होता है इसको भरने का कार्य करता है। दूसरा है वसीय ऊतक। वसीय ऊतक क्या करता है, शरीर के ताप की हानि को रोकता है, अर्थात बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, वसीय ऊतक करता है। यह टेम्परेचर रेगुलेशन का कार्य करता है। अगला है श्वेत तंतु ऊतक। श्वेत तंतु ऊतक में एक ऊतक आता है कंडरा, जिसे हम लोग टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। टेंडन, ये टेंडन क्या करता है, हड्डी को अर्थात अस्थि को पेशी से जोड़ता है। अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य कौन सा ऊतक करता है, तो अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य टेंडन अर्थात कंडरा ऊतक करता है। और यह टेंडन कैसा ऊतक है, तो श्वेत तंतु ऊतक है या संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेंडन कैसा ऊतक है, तो टेंडन संयोजी ऊतक है और ये अस्थि को पेशी से जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगला है पीत तंतु ऊतक। पीत तंतु ऊतक में एक आता है स्नायु। ठीक है, स्नायु ऊतक जिसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगामेंट। ये लिगामेंट क्या करता है,
अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अर्थात हड्डी को अस्थि से जोड़ता है। अब जैसे हमारा शरीर का हाथ हो गया, सपोज कीजिए, तो हाथ जो है हमारा, देखिए एक हड्डी यहाँ पे है और दूसरा यहाँ है, तो यहाँ इसको क्या है, ये जोड़ा गया है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ठीक है। अब ये हाथ का जो ये हड्डी है, इसके ऊपर क्या है, ये पूरा मांस है। इस मांस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो ये करता है टेंडन। ठीक है, ये करता है टेंडन। और ये हड्डी को हड्डी से जो जोड़ने का कार्य है, ये कार्य करता है कौन, लिगामेंट। अगला है आलंबी या कंकाली ऊतक। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि कंकाली ऊतक है, तो ये हमारे शरीर का क्या है, शरीर का कंकाल को बनाता है। ठीक है, अर्थात हमारा फुल बॉडी स्ट्रक्चर को ये बनाता है। तो आलंबी या कंकाली ऊतक हमारे शरीर के कंकाल को बनाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक होता है उपास्थि, दूसरा होता है अस्थि। उपास्थि को हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज। उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं। ये अस्थि जो होता है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। ये अस्थि हमारा हड्डी हो गया, इसमें क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे हड्डी में या हमारे अस्थि में क्या पाए जाते हैं, तो कैल्शियम और फॉस्फेट के लवण पाए जाते हैं। दूसरा जो कंकाली ऊतक है वो है उपास्थि, अर्थात कार्टिलेज। ठीक है, तो यहाँ देखिए, कार्टिलेज के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोलॉजी कहते हैं। कार्टिलेज या उपास्थि, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो कैंड्रियोलॉजी कहा जाता है। उपास्थि के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंड्रियोलॉजी। और उपास्थि बनाने वाली जो कोशिका होती है, उसे क्या कहा जाता है, कैंड्रियोब्लास्ट। क्या कहते हैं, कैंड्रियोब्लास्ट। और उपास्थि के अध्ययन को कैंड्रियोलॉजी कहा जाता है। और उपास्थि बनाने वाली जो कोशिका होती है, उसे कैंड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। अब ये बनाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट कहते हैं, तो इसे नष्ट करने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, तो कॉन्ड्रियोप्लास्ट कहा जाता है। नष्ट करने वाली कोशिका को कॉन्ड्रियोप्लास्ट, बनाने वाली कोशिका को कॉन्ड्रियोब्लास्ट। और इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है कॉन्ड्रिन, कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो उपास्थि के बारे में हम लोगों ने क्या देखा कि उपास्थि कंकाल उपास्थि जो है कंकाली ऊतक का भाग है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंड्रियोलॉजी कहा जाता है। और इसे बनाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं, कैंड्रियोब्लास्ट कहा जाता है। और इसे नष्ट करने वाली कोशिका को कैंड्रियोब्लास्ट कहते हैं। और हमारे कार्टिलेज अर्थात उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है, ये कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि रक्त अर्थात हमारा ब्लड, ये क्या है, तो ये भी एक प्रकार का ऊतक है। और ये कौन सा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ये किस प्रकार का ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। तथा लसिका, लसिका, ये लसिका क्या है, तो ये लसिका भी तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो रक्त और लसिका दोनों तरल संयोजी ऊतक है। अब है पेशी ऊतक। ठीक है, पेशी ऊतक, पेशी ऊतक जो होती है वो शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऊतक होता है। ये लगभग 40 से 50% भाग जो होता है हमारे शरीर का, इसमें पेशी ऊतक पाया जाता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप हो गया पेशी ऊतक। पेशी ऊतक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये कितना पाया जाता है, लगभग हमारे शरीर में, शरीर का जो भार होता है उसका 40 से 50% भाग पाया जाता है। पेशी ऊतक के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। पेशी ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। हमारे शरीर में पेशियों की संख्या 639 है। हमारे शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, 639। और हड्डियों की संख्या, ठीक है, चलिए, पेशियों की संख्या हो गई 639। और पेशी ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी या सार्कोलॉजी कहा जाता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, लीगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, टेंडन। ठीक है,
तो पेशी में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? वो होता है एक्टिन एवं मायोसिन। पेशी में पाया जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? एक्टिन एवं मायोसिन प्रोटीन पेशी में पाया जाता है। और पेशियों के संकुचन के लिए कौन सा आयन का आवश्यक होता है? तो ये होता है कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। तो पेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक आयन होता है वो है कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हृदय की मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो हृदय की मांसपेशी में मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोग्लोबिन। ठीक है, हृदय की मांसपेशी में मायोग्लोबिन पाया जाता है जिसमें लौह धातु पाई जाती है। तो हृदय की मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन पाई जाती है जिसमें लौह धातु पाई जाती है। अब हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो ग्लूटस मैक्सिमस। मैक्सिमस अर्थात मैक्सिमम से याद रखिएगा, मैक्सिमस, ग्लूटस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी है। और सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस। ये कौन सी है? स्टेपिडियस। सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस है। सबसे मजबूत पेशी मैसेटर। सबसे मजबूत पेशी मैसेटर। हमारे हृदय की मांसपेशी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोग्लोबिन। और इसमें क्या पाया जाता है? तो लौह धातु पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी मैक्सिमस, सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, सबसे मजबूत पेशी मैसेटर होती है। ठीक है, पेशियों के प्रकार। अच्छा, हमारी पेशियों में कौन सा आयन आवश्यक होता है? तो अभी मैंने बताया कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम आयन हमारे पेशी के लिए आवश्यक होता है। अब पेशी के प्रकार को देखते हैं। तो पेशी 3 प्रकार का होता है। एक होता है कंकाली पेशी, दूसरा होता है हृदय पेशी और तीसरा होता है चिकनी पेशी। कंकाली पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। कंकाली पेशी में संकुचन जो होता है वो जीव की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है। तो कंकाली पेशी कैसा पेशी कहलाता है? तो ऐच्छिक पेशी। ये जीवों के इच्छा के अनुसार से हम लोग इसका मूवमेंट या संकुचन कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होती है? जल्दी थक जाती है। तो कौन सी पेशी जल्दी थक जाती है? तो कंकाली पेशी जो होती है वो जल्दी थक जाती है। और यह एक ऐच्छिक पेशी है, अर्थात इसमें संकुचन जीव की इच्छा के अनुसार होता है। अगला है हृदय पेशी। यह पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हृदय पेशी? केवल हृदय में पाई जाती है। स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण इसमें पाया जाता है और ये पेशियां थकती नहीं हैं। हृदय पेशियां जो होती है वो थकती नहीं है क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अभी मैंने बताया ना कि हृदय की मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जिसमें आयरन भी पाया जाता है। ठीक है, और ये पेशियां इसी मायोग्लोबिन प्रोटीन के कारण थकती नहीं है। और ये कहाँ पाई जाती है? केवल हृदय में पाई जाती है। अगला है चिकनी पेशी। चिकनी पेशी भी अनैच्छिक पेशी है, अर्थात इसका संकुचन जीवों की इच्छा के अनुसार से नहीं हो सकता है। हमारे आहार नाल में, गर्भाशय में, शिशन में, मूत्राशय में, इन सभी में जो पाई जाती है वो पेशी चिकनी पेशी होती है। तो पेशी के प्रकार हम लोगों ने देखा, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और चिकनी पेशी। कंकाल पेशी में संकुचन जीवों की इच्छा के अनुसार होता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी कहा जाता है और ये पेशियां जल्दी थक जाती है। दूसरा था हृदय पेशी। यह केवल हृदय में पाई जाती है। इसमें स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है और मायोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये पेशियां जल्दी नहीं थकती है। तीसरा है चिकनी पेशी। यह भी एक अनैच्छिक पेशी है। हमारे आहार नाल, गर्भाशय, मूत्राशय, इन सभी में चिकनी पेशियां पाई जाती है। हमारे जो गर्भाशय की जो पेशी होती है यह सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी हमारे गर्भाशय की पेशी होती है। सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी कौन सी है? तो हमारे गर्भाशय में जो पाई जाती है वो सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी है।
मांसपेशियों में किसके कारण थकान व दर्द होता है? ये किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। जब हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में थकान या दर्द जो होता है वो किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। अब लास्ट है चौथा नंबर, तंत्रिका ऊतक। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है, ये कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक। शरीर के समस्त अंगों व कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा होता है? तंत्रिका ऊतक। अब एक वर्ड आता है तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। और ये तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति जो होती है वो एक्टोडर्मल से होती है। कहाँ से होती है? तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति एक्टोडर्मल से तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति होती है। और हमारे शरीर के विकास के लिए जो सबसे आवश्यक हार्मोन है वो है कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? थायरॉक्सिन हार्मोन। विकास के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक हार्मोन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मैंने अभी इसके पहले ही बताया था, जब मैंने बताया था कि सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो किसकी कोशिका होती है? तो अंडाणु अर्थात ओवम की। ये मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, तो इसलिए ये आप लोगों को याद जरूर रखना चाहिए। और सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है शुक्राणु की। और उसी समय मैंने बताया आप लोगों को कि सबसे लंबी कोशिका जो हमारे शरीर की होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। और इस तंत्रिका कोशिका में क्या होता है? तारक का अर्थात सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है? अब्सेंट होता है, जिसके कारण इसका विभाजन नहीं हो पाता है। अर्थात जैसे हम, और ये कहाँ पाई जाती है? तो तंत्रिका कोशिका हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। इसलिए अगर हमारा मस्तिष्क में अगर गंभीर रूप से चोट लग जाता है तो उसकी कोशिका जो होती है तंत्रिका कोशिका वो विभाजन नहीं हो पाता है, अर्थात नई कोशिका का निर्माण नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम अर्थात तारक का अब्सेंट होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है? आदमी की मौत भी हो जाती है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दो तंत्रिकाओं के बीच में एक गैप पाया जाता है, उस गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक गैप कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में एक गैप पाया जाता है उस गैप को क्या कहते हैं? साइनेप्टिक गैप कहा जाता है। यहाँ एसिटोकोलिन हार्मोन द्वारा तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो एसिटोकोलिन, इसी के द्वारा जो होता है तंत्रिका आवेग का संचरण होता है। और हमारे तंत्रिका के लिए जो आवश्यक आयन है वो कौन है? सोडियम आयन। हमारे तंत्रिका के लिए सबसे आवश्यक आयन कौन है? तो सोडियम आयन। तो दोस्तों ये हमारा ऊतक चैप्टर जो है आज ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि ऊतक किसे कहा जाता है? तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? तो बाइकाट को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ऊतक चार प्रकार के होते हैं: उपकला ऊतक, संयोजी उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। उपकला ऊतक जो होता है यह अन्य ऊतकों के ऊपर वृद्धि करता है और यह हमारे शरीर के भार का लगभग 10% भाग ही बनाता है और यह बाहरी आवरण या बाह्य रक्षा प्रदान करता है। दूसरा होता है संयोजी उपकला ऊतक, यह हमारे शरीर के भार का 30% भाग इससे बना होता है, ठीक है। उसके बाद इसी में हम लोगों ने देखा कि दूसरा जो था संयोजी उपकला ऊतक, इसमें हम लोगों ने देखा टेंडन और लिगामेंट। ये टेंडन क्या करता है? तो टेंडन जो है हड्डी के मांसपेशी से जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद पेशी ऊतक, ये पेशी ऊतक जो है शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तीसरा कौन सा था? तो पेशी ऊतक, ये लगभग 40 से
50% हमारे भार का उपस्थित होता है। और पेशियों की कुल संख्या कितनी बताई मैंने, जो 639। और पेशियों के संकुचन के लिए जो आवश्यक आयन था वो कौन कौन था, तो कैल्शियम आयन, सोडियम आयन और पोटेशियम आयन, ये हमारे पेशियों के लिए आवश्यक आयन था। एक क्वेश्चन होता है रक्त अर्थात ब्लड, ये कैसा उत्तक है, तो ये भी एक तरल संयोजी उत्तक है। साथ ही लसिका भी तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। इसके बाद देखें कि हमारे जो हृदय होती है, हृदय में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हमारे हृदय में मायोग्लोबिन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन है, तो ग्लूटस मैक्सिमस, कौन है, ग्लूटस मैक्सिमस हमारे शरीर की सबसे लंबी पेशी है। और सबसे छोटी पेशी स्टेपिडियस, कौन है, स्टेपिडियस पेशी जो है वो सबसे छोटी पेशी है। और सबसे मजबूत पेशी वो है मेसेटर, सबसे मजबूत पेशी कौन है, मेसेटर। फिर हम लोगों ने पेशी का प्रकार को देखा, 3 प्रकार के ये होते हैं। पहला होता है कंकाली पेशी, कंकाल पेशी। ये कंकाल पेशी कैसा पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, अर्थात इसका संकुचन जीवों की इच्छा के अनुसार होता है और ये जल्दी थक जाती है। दूसरा था हमारा हृदय पेशी, कौन सा था, हृदय पेशी। इसमें जो है स्वतः उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है, केवल हृदय में पाया जाता है। और ये जल्दी थकती नहीं है। क्यों नहीं थकती है, क्योंकि हृदय में हमारा एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे मायोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। इसके कारण जो है हमारा हृदय पेशी थकती नहीं है। उसके बाद मैंने तीसरा पेशी बताया, कौन सा, चिकनी पेशी। ठीक है, हमारा जो गर्भाशय है, गर्भाशय या शीशन या मूत्राशय, इन सभी में कौन सी पेशी पाई जाती है, तो चिकनी पेशियां पाई जाती है। और सबसे बड़ी अनैच्छिक पेशी जो है वो कौन है, चिकनी पेशी है। मांसपेशियों में किसके कारण थकान व दर्द होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ज़्यादा जब काम कर लेते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होने लगता है, जिसके कारण कि हमारे शरीर में थकान व दर्द होता है। इसके बाद सबसे लास्ट जो मैंने बताया 4 नंबर, वो था तंत्रिका उत्तक। ये तंत्रिका उत्तक का निर्माण किससे होता है, तो तंत्रिका कोशिका के द्वारा होता है। और ये तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो एक्टोडर्मल से। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की उत्पत्ति एक्टोडर्मल से होती है। और हमारे शरीर के विकास के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, तो वो है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेंट्रोसोम अब्सेंट रहता है। सेंट्रोसोम इसमें अब्सेंट रहता है, जिसके कारण कि इसका जो है विभाजन नहीं हो पाता है। अर्थात अगर एक बार ये ख़त्म तो इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, इसका फिर से दोबारा निर्माण संभव नहीं हो पाता है। 2 तंत्रिकाओं के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे कौन सा गैप कहते हैं, तो उसे कहते हैं साइनेप्टिक गैप। साइनेप्टिक गैप उसे कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमारा आज का चैप्टर उत्तक पूरा फिनिश हुआ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, आप लोग इससे बहुत चीज़ सीखे होंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक बताया जा रहा है वो आपके सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग इसे पूरा देखें, इसका एक अच्छा सा शॉर्ट नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।